उत्तर प्रदेश के चंदौली में समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। दिन दहाड़े घर में घुसकर उन्हें बेरहमी से पीटा गया, बच्चों के सामने उन्हें मारा गया। महिला नेता का नाम गार्गी पटेल है। वो समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बताई गई। उन्होंने मारपीट का आरोप प्यारेलाल यादव नाम के व्यक्ति के परिवार पर लगाया। प्यारेलाल यादव भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। गार्गी पटेल का आरोप है कि प्यारेलाल यादव के 2 बेटे, बेटी और पत्नी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। एक रोज पहले सुबह करीब 9 बज रहे थे। प्यारेलाल यादव और उनके परिवार वाले गार्गी पटेल के घर पहुंच गए। गार्गी पटेल का कहना है घर में घुसते ही उन लोगों ने उनकी बेटियों को गालियां देनी शुरू कर दी, बदसलूकी करने लगे, विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी, उन्हें जमीन पर गिरा दिया, बाल पकड़कर उन्हें खींचने लग गए, खींचते हुए घर के बीच में ले आए। प्यारेलाल यादव का एक बेटा उन्हें जमीन पर बालों से खींचता दिखाई दिया, जबकि दूसरा उन पर लात और घूंसों की बारिश करता रहा। उनकी बेटी भी उन्हें मारती नजर आई, उन पर लात चलाती रही। प्यारेलाल यादव की पत्नी भी उन्हें पीटने में जुटी रही, लेकिन प्यारेलाल यादव उन्हें रोकते रहे। वहां दिखा कि वो उन्हें रोक रहे थे। वो महिला नेता को बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें अलग कर दिया, वहां से दूर कर दिया। महिला जमीन पर बैठी रहीं और प्यारेलाल यादव का बेटा उनकी पीठ पर मुक्के बरसाता रहा, बालों से पकड़कर उन्हें मारता रहा। उनकी बच्ची के साथ भी मारपीट की गई। डर के मारे वो वहां से भाग गई। उनका बेटा जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने लगे। मैं उसी में बचाने लगी और बचाने में मुझे बाल पकड़ के घसीट घसीट के मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। प्यारेलाल यादव अपने बच्चों को रोकते रहे, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते रहे ताकि किसी भी तरह महिला को बचाया जा सके, लेकिन बेटों के सामने उनकी एक नहीं चली, किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। गुस्से में एक बेटे ने उन्हें धक्का दे दिया, वो जमीन पर गिर पड़े। उनके सामने ही सभी लोग महिला पर टूट पड़े और बुरी तरह मारते रहे उन्हें। उनका एक बेटा महिला के चेहरे पर मुक्के मारता दिखाई दिया, बेटी ताबड़तोड़ लातें चलाती रही। प्यारेलाल यादव की पत्नी भी मारपीट कर रहे अपने बच्चों का साथ देती नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग पीट पीट कर उनकी जान लेने पर आमादा हैं। मारपीट कर रहे लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, महिला को जमीन पर गिराकर मारते रहे। तभी एक बेटे ने एक छोटी टेबल उठा ली, उसी से वो उन्हें पीटने में जुट गया। एक बार फिर प्यारेलाल यादव ने रोकने की कोशिश की, महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन न तो उनके बच्चों ने उनकी सुनी, ना ही उनकी पत्नी ने। काफी देर तक महिला की उनके घर में पिटाई की गई, मार मार कर उन्हें अधमरा कर दिया। एक तरह से महिला की बेटी मारपीट कर रहे लोगों के आगे हाथ जोड़ती रही, मां को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी गुहार का उन पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखा। उल्टा प्यारेलाल यादव का एक बेटा बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया। डर के मारे वो बच्ची भागकर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो फिर बाहर आई, उसने फिर से हाथ जोड़कर गुहार लगाई, रोते हुए अपनी मां को छोड़ने की विनती की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। टेबल होते हैं ना, पढ़ाई करने वाले, ऐसे पड़े थे मेरे हॉल में। उस टेबल को उठा उठा के जो लोहे की उसकी रॉड होती है उससे बहुत मारा, उन्होंने बहुत मारा। मैंने बेरहमी से मारपीट करने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। महिला जमीन पर बैठी रहीं, बुरी तरह घायल थी, वो उठ तक नहीं पा रही थीं। तभी प्यारेलाल यादव का एक बेटा वहां पहुंचा, उसने फिर से मारपीट शुरू कर दी। फिर सिर पर लात मारी, थप्पड़ बरसाने लगा, मुक्के बरसाने लगा। उसके पिता ने फिर उसका विरोध किया, हल्ला हो गया, हंगामा हो गया। पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहां पहुंच गई। उन्होंने गार्गी पटेल को तब सहारा दिया, सहारा देकर उन्हें चारपाई पर बिठाया और थोड़ी देर बाद प्यारेलाल यादव और उनके परिवार के लोग वहां से चले गए। घायल हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनके मुताबिक जमीन का झगड़ा था और जमीन के झगड़े को लेकर उन पर हमला किया गया। उनका कहना है जमीन के झगड़े में और पैसों को लेकर प्यारेलाल यादव के परिवार से उनका लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा है, तनातनी चल रही है। आरोप लगाया कि प्यारेलाल यादव के परिवार वाले उनकी जमीन हड़पना चाहते थे, उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में थे। कई जमीनों में लमसम 1 करोड़ 12 लाख लगभग हमने लगाए हैं। अब ये लोग की नीयत थी उस पैसे की हड़पने की, कि इसी बहाने आरोप लगा के बदनाम करके पैसे को हड़प लिया जाए।
महिला ने सिद्धांत जायसवाल नाम के व्यक्ति पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक सिद्धांत भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। उनका कहना है उसी ने प्यारेलाल यादव के परिवार को उनके खिलाफ भड़काया। पहले सिद्धांत जायसवाल जो हमारी पार्टी के हैं, उन्होंने मुझे पार्टी के रैली पे कहा था, मजाक मजाक में कि तुमने हमें ही काटा और तुम उनके घर के लोगों को भड़काया। यह तो महिला ने कहा, लेकिन प्यारेलाल यादव ने जमीन के झगड़े की बात से इनकार किया। उनका कहना है जमीन और पैसों का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है। प्यारेलाल यादव कह रहे हैं उनके परिवार को यह लगता है कि गार्गी पटेल और उनका अवैध रिश्ता है, इसी वजह से परिवार के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। तो आपके परिवार को इस बात का शक हो गया कि आपका और गार्गी का संबंध है, ये बात है जी। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ है? इसी बात के लिए, और कोई पैसा कोई कुछ नहीं। और जो गार्गी करें कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए ये कहते तो एकदम सरासर गलत है। तो महिला की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू को खंगालने में जुट गई कि मारपीट के पीछे की असली वजह क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उनके ऑफिस के ठीक सामने बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। एक के बाद एक 3 गोलियां मारी और फरार हो गए। प्रॉपर्टी डीलर का नाम संदीप सिंह बताया गया। घटना तब हुई जब वो दोपहर करीब 1 बजे अपने ऑफिस पहुंचे। उनका ऑफिस लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में है। कार से उतरने के बाद वो मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। बात करते हुए आगे बढ़े, तभी एक बदमाश दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। उसके हाथ में पिस्तौल थी। चेहरा छिपाने के लिए बदमाश ने सिर पर टोपी और चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली सीने पर मारी। चंद सेकंड के अंदर उसने दूसरी गोली भी चला दी। गोली लगते ही प्रॉपर्टी डीलर गिर गए। उनके गिरने के बाद बदमाश उनके पास पहुंचा, फिर उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। इतनी देर में उसका एक साथी बाइक लेकर वहां पहुंच गया। गोली मारने वाला बदमाश बाइक पर बैठा और वहां से भाग निकला। गोली की आवाज सुनकर एक व्यक्ति दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर आसपास के लोगों को भी बुला लिया। सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं आसपास में, जिसमें 2 व्यक्ति दिखे हैं बाइक पर, जिन्होंने उनको गोली मारकर घायल किया है। प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पूरे शहर में सनसनी मच गई। लोग दहशत में आ गए। संदीप सिंह जौनपुर के रहने वाले थे। करीब 1.5 साल पहले उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि बदमाशों ने घात लगाकर उनकी हत्या की, लेकिन हत्या क्यों की इसका पता नहीं चल सका। उधर महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोहराम मच गया। किसी महिला ने अपना पति खो दिया, किसी का बेटा छिन गया। पुणे के फुगेवाड़ी इलाके में तो एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस कह रही है पकड़े गए आरोपियों में एक अवैध शराब का बड़ा कारोबारी है। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। कई थानों में एफआईआर हो चुकी है। पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ज्यादा मुनाफे के लिए अवैध शराब में मेथनॉल मिला दिया। खतरनाक केमिकल मेथनॉल मिलाकर बेचा गया। लोगों ने उसे पिया और उनकी मौत हो गई। हालांकि आबकारी विभाग ने वहां अवैध तरीके से चल रहे शराब के ठेकों से सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। पुणे के दापोड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई, उसके मुताबिक जिन लोगों की जान गई उन्होंने ऐसी शराब पी थी जिसमें मेथनॉल मिला हुआ था। जहरीला केमिकल होता है यह पीने के लिए। तो पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट बनाने में, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एफआईआर में बताया गया कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में इसी केमिकल को शराब में मिलाकर उसे अवैध शराब के अड्डों पर बेचा गया। जो जहरीली शराब है उसमें शुरुआती जांच में पता चला कि मेथनॉल मिलाया गया था, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव और जहरीला होता है, और इसी वजह से इतने से लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने जहरीली शराब पीने से शुरुआत में केवल 7 लोगों की मौत की पुष्टि की। मामला बढ़ा तो जहरीली शराब की भट्टियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया गया। आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। अलग अलग इलाकों में टीमें रवाना कर दी गईं। फिर पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
3 को आबकारी विभाग की टीम ने दबोच लिया। सभी को पुणे के दापोडी थाने में लाया गया। तक एक्साइज और पुलिस विभाग ने 8 लोगों को काबू में लिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इन्वेस्टिगेशन में डिटेल जैसा आएगा वैसा वैसा तपास आगे जाएगा। तो पुलिस ने योगेश वानखेड़े उर्फ सिकंदर राठौड़ नाम के व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद फिर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस कह रही है योगेश पहले से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। अभी तक इस पूरे मामले में योगेश वानखेड़े, जिसके ऊपर जहरीली शराब बनाने के 3 से अधिक मामले दर्ज है और उसकी तफ्तीश जो है पुलिस द्वारा आगे की जा रही है। शुरुआती जांच में कह रहे हैं पता चला कि योगेश ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नकली आधार कार्ड के जरिए मेथनॉल खरीदा था। बाद में उन्होंने उस केमिकल को शराब में मिलाकर बेच दिया। पुलिस कह रही है योगेश वानखेड़े ने ही पुणे के हड़पसर और पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में केमिकल मिली हुई यह शराब सप्लाई की थी और पुलिस का दावा है उसी शराब को पीने से वहां लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया। पुलिस वालों को कह दिया कि किसी को बख्शना नहीं है, चाहे जो भी हो। आबकारी विभाग ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस सूत्र कह रहे हैं इस मामले में कर्नल सिंह विरका नाम के एक शराब कारोबारी की भी तलाश तेज कर दी गई है। उनके परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सूत्र बता रहे हैं कर्नल सिंह विरका का परिवार पुणे के फुगेवाड़ी में अवैध शराब के अड्डे चलाता है और योगेश वानखेड़े उन शराब अड्डों पर अवैध शराब की सप्लाई करते थे, यह बताया जा रहा है। पुणे में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर फिर सियासी घमासान भी छिड़ गया। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार पिंपरी चिंचवड़ पहुंच गए। उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, दावा किया कि शराब पीने से मरने वालों की संख्या 18 हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया पुलिस और आबकारी विभाग की मिली भगत से ही अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में जो दारू सप्लाई की वो एक ही सप्लायर है। तो हमारा कहना है एक्साइज डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है और यहाँ के सीपी भी वहाँ पे जिम्मेदार है। तो सरकार के माध्यम से जल्द कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट पे वहाँ पे होनी चाहिए। और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद ने भरोसा दिया कि इस मामले में दोषी कोई भी होगा, सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह से पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई कर रहे, जो अवैध धंधे, गैर कानूनी धंधे, उस पर सख्त कार्रवाई करने का बारे में मैंने पुलिस से ही चर्चा की है। तो फुगेवाड़ी में तो एक ही दिन में 7 लोगों की इससे मौत हो गई। पूरे इलाके में मातम पसर गया। न्यूज़ 18 इंडिया पिंपरी चिंचवड़ के उस इलाके में है जहां पर 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। ये इलाका जो है वो फुगेवाड़ी है और फुगेवाड़ी में बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से जो आरोपी है वो जहरीली शराब बनाता भी था और अपने घर में लोगों को पिलाता भी था। एक महिला ने वहां बताया कि उनके पति की मौत भी जहरीली शराब की वजह से ही हुई। उन्होंने बताया कि जब पति की तबीयत बिगड़ी तो वो उन्हें लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागी, लेकिन इलाज के बाद भी जान उनकी नहीं बचाई जा सकी। उस महिला ने शराब के अड्डे चलाने वालों पर अपना गुस्सा निकाला और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कितनी बार कंप्लेंट के लिए, कितनी बार पुलिस आते जाते, पुलिस को खाली पैसा मिलता है, कुछ नहीं, उस पर एक्शन कभी किसी ने कुछ नहीं लिया। तो ये कि इधर तो भी रुकना चाहिए, ये सरकार ने भी कुछ तो ये करना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। फुगेवाड़ी के लोग बता रहे हैं कि बिना खौफ के उनके इलाके में अवैध शराब भट्टियां और शराब के अड्डे धड़ल्ले से चलते हैं। शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कभी किसी दबाव में कार्रवाई हुई भी तो थोड़े ही दिनों में फिर से अवैध शराब का कारोबार शुरू हो गया। ये लोग कह रहे हैं वहां के। पुणे में हुई मौतों के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार अपने समर्थकों के साथ अवैध शराब के अड्डों पर भी पहुंच गए। उन्होंने हड़पसर इलाके में बने अड्डों को तोड़ना शुरू कर दिया। रोहित पवार और उनके समर्थकों ने शराब के अड्डे पर लगे बोर्ड उखाड़ दिए, दीवार बनाने के लिए लगाई गई टिन की शीटों को तोड़ दिया, वहां रखा सामान बिखेर दिया। रोहित पवार का कहना है जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो आम लोगों को ही
जिम्मेदारी हाथ में लेनी पड़ेगी। अपने समर्थकों के साथ करीब आधे घंटे तक वो अवैध शराब के अड्डों पर तोड़फोड़ करते रहे। वो और उनके समर्थकों ने चेतावनी दी कि अगर उस इलाके में दोबारा शराब के अवैध अड्डे खुले तो वो फिर आएंगे और फिर उन्हें तोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बन रहे एक पुल का स्लैब गिर गया। बेतवा नदी पर वो पुल बनाया जा रहा था। देर रात उसका एक स्लैब गिर गया। नीचे दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई, कुछ मजदूर घायल हो गए। एक रोज पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी चली थी, तूफान आया था, तूफानी बारिश हुई थी। पुलिस का कहना है उसी आंधी तूफान में पुल का स्लैब गिर गया और इतना बड़ा हादसा हो गया, कोहराम मच गया, क्योंकि स्लैब के साथ पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाला लोहे का ढांचा भी नीचे आ गिरा। भारी भरकम लोहे का ढांचा, उसके नीचे कुछ मजदूर दब गए, लोहे के ढांचे के बीच में फंस गए। कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ घायल हो गए। जो दबे थे वो बुरी तरह चिल्ला रहे थे। पुलिस पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, बचाव अभियान शुरू हुआ, एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। जो बेतवा नदी पर पुल है उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे। मजदूरों को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन उन्हें निकालना आसान नहीं था। मलबा हटाने के लिए मशीनें लाई गईं। तब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। जो घायल थे उन्हें निकालने में बचाव टीम के लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी। कई घंटों की मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला जा सका। पुलिस कह रही है हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। कुछ मजदूर पुल के नीचे सो रहे थे। तेज आंधी आई, तूफान आया, पुल का एक स्लैब गिर गया। उसके साथ साथ लोहे का ढांचा भी भरभरा कर जमीन पर आ गया। कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ। हमीरपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर ललपुरा इलाके में यह हुआ। पुल बेतवा नदी पर ललपुरा और कुरारा के बीच बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पुल का निर्माण करवा रहा है। पुल की लंबाई करीब 700 मीटर है। करीब 92 करोड़ में यह बनाया जा रहा है। मार्च 2024 में शुरू हुआ था और इस साल दिसंबर तक इसे पूरा किया जाना है। लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा हादसा हो गया। जिन 6 लोगों की मौत हुई उनमें 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले बताए गए। मजदूर जो यहाँ काम कर रहे थे वो नीचे रात में सो रहे थे। लगभग 3 बजे रात में ये पुल अचानक आंधी तूफान की वजह से गिरा और मलबे में दब करके 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों का रेस्क्यू करके धीरे धीरे निकाला जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का उन्होंने ऐलान किया और हादसे की जांच के आदेश भी जारी कर दिए। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म का शेड गिर गया। उससे 2 यात्री घायल हो गए। प्लेटफॉर्म पर कई यात्री मौजूद थे। सभी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का आना जाना लगा था। तभी टिन शेड भरभरा कर नीचे गिर गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री घबरा गए, चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लग गए, अफरा तफरी मच गई। तभी 2 यात्री उस टिन शेड के नीचे फंस गए। उनके पैर भारी भरकम शेड के नीचे दब गए। टिन शेड गिरते ही वो उसकी चपेट में आ गए, भाग ही नहीं पाए। आरपीएफ और कई लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। रेलवे कर्मचारियों ने टिन शेड को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो उसे हटा ही नहीं सके। काफी देर तक दोनों व्यक्ति नीचे दबे रहे। उसे हटाने की लोग जद्दोजहद करते रहे। बाद में क्रेन आई, खुदाई करने वाली मशीन मंगाई गई, उनकी मदद से टिन शेड हटाया गया। लोगों ने घायलों को किसी तरह फिर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। गनीमत ये रही कि उनकी जान बाल बाल बच गई। इस बीच उस प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। टिन शेड ठीक करवाया गया, उसकी मरम्मत की गई। दूसरे प्लेटफॉर्म के शेड की भी जांच की गई ताकि दोबारा कोई घटना ना हो। यह हादसा तब हुआ जब कुछ देर पहले ही वहां तेज आंधी आई थी, बारिश हुई थी। उधर बिहार के खगड़िया में एक सरकारी स्कूल में टीचर क्लास के बजाय बच्चों को तिरपाल के नीचे पढ़ाते नजर आए, क्योंकि प्रिंसिपल का कहना है कि जिस इमारत में बच्चों को पढ़ाया जाता था वो बाढ़ में बह गई। वो भी 3 साल पहले 2023 में उस स्कूल की इमारत नदी के पानी में बह गई थी। तब से ही सारे बच्चे बगीचे में पढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं बगीचा गांव के मुखिया का है।
उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना बगीचा स्कूल वालों को दे दिया, तब तो वो पढ़ पा रहे हैं। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है तब से ही खुले में स्कूल चलाया जा रहा है। बारिश और धूप से बचने के लिए ऊपर तिरपाल लगा दिया गया है। तिरपाल के नीचे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते भी नजर आए। कई बच्चे तो बिना तिरपाल के ही धूप में बैठकर भी पढ़ते दिखे। कह रहे हैं वहां 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के मुताबिक जब तेज आंधी आती है, बारिश होती है, तो तिरपाल भी उड़ जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें आसपास के घरों में छिपना पड़ता है। ये तिरपाल उड़ गया था अंधे द्वारा, और बारिश होते हैं तो हमारे लोग को बहुत दिक्कत होते हैं। बच्चे बता रहे हैं मिड डे मील तो मिलता ही नहीं है यहां पे, 3 साल से नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं खाना खाने के लिए उन्हें दोपहर में अपने अपने घर जाना पड़ता है, और इस वजह से भी काफी समय बर्बाद हो जाता है। मौसम खराब होने पर उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। घर जाते हैं खाने के लिए, हमारे स्कूल नहीं है, बारिश और तूफान में दिक्कत होता है पढ़ने में। हम बगीचे में पढ़ते हैं, मुखिया जी बगीचे में। प्रिंसिपल बता रहे हैं कीड़े मकोड़ों के डर से मिड डे मील बंद कर दिया गया। बगीचे में स्कूल चलाए जाने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह की कमी की वजह से उनके लिए बच्चों को खाना देना मुश्किल हो गया। कुछ हो जाएगा सर, बच्चे के भोजन में चला जाएगा सर, तो उस समय हम लोगों फुटबॉल बन जाएंगे अपना, और ग्रामीण प्लस पदाधिकारी के बीच में सर हम कहीं का नहीं रहेंगे सर। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में हुआ ये। प्रिंसिपल कह रहे हैं उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्कूल बनवाने की मांग की, उन्हें परेशानियां बताई। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि उस स्कूल के अलावा भी कई ऐसे स्कूल हैं जिनके पास इमारत नहीं है। कि जिले में 54 ऐसे विद्यालय हैं जो भूमिहीन है, जिसको लेकर के जमीन को चिन्हित कर ली गई है, और एसीएस जो शिक्षा विभाग को है उनको 54 विद्यालय की सूची जो है सो सौंप दी गई है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं डीएम ने शिक्षा विभाग से स्कूलों के निर्माण की मांग की है। उन स्कूलों के नाम पर जमीन दे दी गई है, लेकिन निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। 100 बात की एक बात यह कि बाढ़ में जो बह गए वो स्कूल बनाने के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो बाकी कामों में पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं बजट में। खगड़िया के एक स्कूल में तो दिखा कि बच्चे तिरपाल में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल तो 3 साल पहले बह गया बाढ़ में, फिर बनाया ही नहीं। तो गांव के मुखिया ने अपनी जमीन दी, तब तो जाकर तिरपाल लगाकर स्कूल चलाया जा रहा है। और ऐसा एक स्कूल नहीं है, कह रहे हैं उसी इलाके में 54 ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारत ही नहीं है, गिर गई या बह गई बाढ़ में। उस इलाके में इतने, तो पूरे बिहार में तो पता नहीं कितने। 2-2, 3-3 साल हो गए, किसी को कोई मतलब नहीं है क्या? अधिकारियों की नौकरियां तो चले जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, कौन देखेगा? प्रिंसिपल कह रहे हैं मिड डे मील नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि खुले में मिड डे मील बनाएंगे तो पता नहीं क्या कीड़ा मकोड़ा चला जाए, तो फिर प्रिंसिपल की जान आफत में आ जाएगी। तो ये सब बजट कहां जा रहे हैं विभागों के? बिहार में पुल गिरते तो लोगों ने खूब देख लिए, और आए दिन हाय तौबा भी मचती रहती है। लेकिन ये जो स्कूल ही बह चुके हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं गया क्या? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो कौन देख रहा है? विभाग वालों की नौकरी चले जा रही है। क्या पैसा नहीं मिलता विभाग को? मिलता है तो जाता कहां है? और नहीं मिलता तो इससे ज्यादा कौन सा खर्चा ज्यादा जरूरी है जो किया जा रहा है? बच्चों की पढ़ाई से बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? 100 बात की एक बात। उधर बिहार के नवादा में बारिश के बाद एक सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। आसपास की सड़कें पानी से लबालब हो गई, नाले जैम हो गए, नालों का पानी अस्पताल के अंदर तक पहुंच गया, कमरों में पानी भर गया, मरीजों की मुसीबत बढ़ गई। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बारिश के मौसम में अक्सर उस इलाके की यही हालत देखने को मिलती है, फिर भी अस्पताल प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाए। चारों तरफ गंदा पानी भरा दिखा, मरीज गंदे पानी में चलने को मजबूर हो गए। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास पानी भरा नजर आया, दवा दुकान के पास पानी भरा नजर आया। लोगों के मुताबिक अस्पताल के आधे से ज्यादा हिस्से में जल भराव हो गया, हर जगह गंदा पानी भर गया। गंदे पानी की वजह से मरीजों की मुसीबत और बढ़ गई। महिलाएं एक दूसरे को पकड़कर रास्ता पार करती दिखी, बुजुर्ग भी परेशान नजर आए। एक बुजुर्ग लाठी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। एक महिला दूसरी बुजुर्ग महिला को हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता पार कराती दिखी।
उनकी मदद करती दिखी, उन्हें रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचाती दिखी। अस्पताल के आसपास की सड़कें भी पानी से लबालब नजर आईं। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनके मुताबिक एक तो वो पहले से ही इलाज को लेकर परेशान है, ऊपर से अस्पताल में गंदा पानी भर जाने की वजह से उनकी परेशानी दुगनी हो गई। सौभाग्य की एक बात यह कि अभी तो मॉनसून आया भी नहीं है कि अस्पतालों में पानी भरना शुरू भी हो गया। नवादा में भर गया सरकारी अस्पताल में पानी। जब हर साल यह होता रहता है, इतने सारे अस्पतालों में यह होता रहता है, तो क्या जिम्मेदारी होती है फिर? क्या जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की? ये जो जांचें बैठाई जाती हैं, क्या एक्शन लिया जाता है उनके बाद? किसी प्राइवेट अस्पताल में बारिशों में पानी भरता रहे तो मैनेजमेंट वाले लताड़ नहीं लगाएंगे अपनी टीम को, और हर बार होता रहे तो उनकी तो नौकरी चली जाए। लेकिन सरकारी अस्पताल है तो विभाग वालों में किसकी नौकरी जाती है? ये सरकारी नौकरी सबको चाहिए ही इसलिए होती है क्योंकि इसमें निकाल तो सकते नहीं किसी को, किसी का कुछ बिगड़ता तो है नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तो सब चल रहा है। जब तक इन पर कोई तलवार नहीं लटकेगी तब तक पब्लिक ही भुगतेगी। 100 बात की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए जारी किए गए नए आदेश पर बवाल हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि बरेली के हर स्कूल को 46 किलो भूसा जमा करना होगा। भूसा, पशु चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में भूसा जमा कराना होगा स्कूल को। भूसा जमा कराने की रसीद लेनी होगी और इस काम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया। ऐसा नहीं करने पर चेतावनी भी दी गई, कार्रवाई की। आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये चेतावनी दी गई है। तो आदेश सामने आते शिक्षक नाराज हो गए, उन्होंने इसका विरोध किया। ये अव्यवहारिक है, ये शिक्षक की गरिमा के विपरीत है और शिक्षकों से हम ये काम करवाएंगे तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। शिक्षक कह रहे हैं उनके पास पहले ही जनगणना करने की जिम्मेदारी है, अब उन्हें भूसा जुटाने का काम सौंप दिया गया है। समय जनगणना में लगे हुए हैं तो एक हाथ में हम जनगणना के मतलब वो कागज वगैरह मतलब ये सब चीज हाथ में लें और दूसरे हाथ में मतलब वो ऐसे करके कट्टा लटकाएं, यही तो हो सकता है भूसा के लिए। विरोध बढ़ गया तो डीएम अविनाश सिंह ने सफाई दी। उन्होंने गायों की सेवा को धार्मिक काम बताया और सभी से इसमें योगदान करने की अपील की। ग्रंथों में भी लिखा कि गायों की पूजा करना जो है एक पुण्य का काम होता है, एक धार्मिक कार्य होता है। तो हम सभी लोग मिलकर जो है एक प्रयास करते हैं कि इनकी उचित देखभाल की जाए। डीएम कह रहे हैं गायों के लिए बरेली के हर ब्लॉक में भूसा बैंक बनाया गया है। कई अधिकारियों से गोवंश को गोद लेने की अपील की गई है, तो जरूरत पड़ने पर एनजीओ और सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जाएगी। लेकिन 100 बात की एक बात यह कि सरकारी स्कूल खोलकर तो जैसे एहसान किया गया है पब्लिक पर। टीचरों को पढ़ाई के अलावा भी इतने सारे काम पकड़ा दिए जाते हैं, तो उनको पढ़ाई के लिए क्या बोलेगा कोई कि क्या पढ़ा रहे हो? जनगणना करवाने के लिए सरकारी टीचर, चुनाव आयोग की लिस्ट बनाने के लिए सरकारी टीचर, अब कह रहे हैं भूसा लाकर दो गायों का। बरेली में विरोध हो गया, टीचरों को कह दिया कि गायों की देखभाल करनी है तो भूसा जमा करो। एक तो वैसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो हाल है सो है, ऊपर से टीचरों का जो हाल है वो भी सब देख ही रहे हैं। लेकिन अगर उनसे बाकी सारे काम भी रोजाना करवाते रहेंगे तो उनको पढ़ाने के लिए कोई क्या बोल पाएगा? बच्चे तो गए भाड़ में। पहले चुनावों में ड्यूटी लगती थी तो वो तो चलो रोज का काम नहीं था, भाई चुनाव होते थे तभी होता था, चुनाव में ही थोड़ा सा होता था। अब तो सारे ही काम उनसे करवा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत काम करवाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई से जुड़े हुए काम होते हैं ना, स्कूल से जुड़े हुए काम होते हैं ना टीचरों के। और सरकारी वाले क्या एक्स्ट्रा लेबर हैं सरकारी विभागों की? खाली बैठे रहते हैं तो कोई उनको काम दे दो। अरे काम देना है तो पढ़ाने से जुड़ा हुआ काम दो ना। देखो कि पढ़ाई कैसी हो रही है सरकारी स्कूलों में। भूसा कहां भरा हुआ है ये देखो, इनको क्यों लगा रहे हो भूसा लाने में? 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी एसी में ब्लास्ट होने से एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। भीषण आग लग गई, बेकाबू हो गई, पूरी इमारत घिर गई। वृंदावन में उस इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर लोग मौजूद थे। तीसरी और चौथी मंजिल में कपड़ों का गोदाम बना है और गोदाम में लगे एसी में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही आग भड़क गई। गोदाम में जो कपड़े रखे थे उनमें आग लग गई, लपटें उठने लगी, धुआं उठने लगा और भीषण आग इमारत की दूसरी मंजिल तक फैल गई। काला धुआं दहशत पैदा करने लगा। इमारत में रहने वाले लोग घबरा गए,
डर गए। आनन फानन में लोग इमारत से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने वहां रखे सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पास वाली इमारत की छत पर सामान फेंकते हुए नजर आए। कपड़ों की गठरियां फेंकते रहे। वृंदावन के रेतिया बाजार में यह आग लगी, अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, दमकल विभाग की टीम पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत की, पानी की बौछार की, घंटों तक पानी की बौछार की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं है, सब ठीक है। बस ये सकरी गली की वजह से इतना स्ट्रगल करना पड़ा है और सब बकाया जो है साल्वेज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सारा सामान बाहर निकलवाया जा रहा है। तो रात की बात यही रही, जैसे उन्होंने बताया कि कोई जनहानि नहीं, लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन आग लगने की वजह से गोदाम के मालिक को भारी नुकसान उठाना जरूर पड़ा। अनुमान जताया गया 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा इस आग में। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल हाईवे से गुजर रही एक कार पर अचानक भारी सरिया आकर गिर गया। जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। कार की छत को चीरता हुआ नीचे तक आया सरिया और ड्राइवर की बगल वाली सीट में जाकर धंस गया। गनीमत ये रही उस सीट पर कोई बैठा हुआ नहीं था, कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। अगर वहां कोई और बैठा होता ड्राइवर के साथ वाली सीट पर तो बड़ा हादसा हो जाता। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर इस घटना को लेकर निशाना साधा और यह हादसा जिस जगह हुआ वहां फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा था। मजदूर लगे हुए थे इस काम में, सरिया रखा हुआ था। तेज आंधी चली, एक सरिया ऊपर से नीचे आ गिरा। नीचे गुरुग्राम रेवाड़ी नेशनल हाईवे से वो कार गुजर रही थी, सरिया उसके ऊपर गिरा और बिल्कुल सीधा गिरा। कार की छत को चीर दिया, चीरते हुए कार के अंदर घुस गया, सीट तक पहुंच गया। जिस जगह जाकर धंसा वहां अगर कोई बैठा होता तो उसका सिर वहां होता। हालांकि कार में अकेला ड्राइवर था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार को घेरा इस पर कि इस सरकार में घर से बाहर निकलें तो आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता। भोपाल, नोएडा और जयपुर के बाद अब लखनऊ में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी मच गई। उनके ससुराल में महिला की मौत हुई। शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, 6 महीने पहले ही श्वेता नाम की उस महिला की शादी हुई थी, लेकिन उनका शव ससुराल में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लग गए थे, जबकि शादी में बहुत कुछ दिया गया था, जो भी डिमांड थी वो पूरी की गई थी, लेकिन दहेज में कार नहीं दे पाए थे। इसे लेकर उन्होंने मारपीट तक शुरू कर दी थी। परिवार वालों ने श्वेता के पति पर केस दर्ज करवा दिया। एफआईआर में सास को आरोपी बनाया, ससुर को आरोपी बनाया, श्वेता के देवर और ननद को आरोपी बनाया और उन सभी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। श्वेता की मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में आ गया। परिवार में कोहराम मच गया। पिता तो पूरी तरह टूट गए। आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने श्वेता की हत्या कर दी, फिर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। उनका आरोप है शादी के बाद से ही उन लोगों ने श्वेता को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था। दहेज की मांग करना, 4 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपनी अपनी औकात के बाहर जाकर के शादी की। जो इन्होंने कहा मैंने सब कुछ पूरा किया, बस 4 व्हीलर कार नहीं दे पाए। उसकी वजह से उन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया उसको। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं श्वेता के साथ मारपीट भी की जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। वो कह रहे श्वेता ये सब कुछ सहती रही, इस उम्मीद में सहती रही कि शायद आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात सुधर जाएंगे, ससुराल वाले बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहन ने तो यह दावा कर दिया कि श्वेता खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। वो भले ही बेहद परेशान थी, लेकिन आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। बहन कह रही है घटना से कुछ देर पहले भी उनकी बात हुई थी, तब वो सामान्य थी। के घर में लड़ाई झगड़े हमेशा होते थे, उसको समझाते थे कि ठीक है। कल भी मेरी मरने से पहले 11 बजे से बात हुई, 11 बज के कुछ मिनट पे मेरी बात हुई है। श्वेता की शादी पिछले साल 22 नवंबर को लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में हुई। उनके पति का नाम शिवम है। जानकारी के मुताबिक वो एक प्राइवेट लैब में काम करते हैं। परिवार वालों के मुताबिक श्वेता की मां की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थीं। उन्हें देखने के लिए श्वेता 2 रोज पहले अस्पताल भी गई थी। मां से मिलने के बाद वो अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन अगले ही दिन उनकी मौत की खबर आ गई। और परिवार वालों के मुताबिक जब वो श्वेता के ससुराल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था।
ससुराल वाले शव को खुद ही फंदे से उतारकर अस्पताल ले जा चुके थे। उन्होंने पुलिस को भी खबर नहीं की थी। पिता दावा कर रहे हैं कि श्वेता के पैरों पर जलने के निशान थे। उन्होंने पुलिस से इसकी जांच करवाने की मांग की। बाद में पुलिस अस्पताल पहुंची और उसने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस बीच श्वेता के ससुराल वाले घर छोड़कर कहीं चले गए। उनके ससुराल में ताला लटका मिला। घर अभी पूरी तरीके से यहाँ पर बाहर से बंद करके चले गए हैं। अंदर ये देख सकते हैं आप, इंटरलॉक लगा हुआ है। इंटरलॉक लगा करके फिलहाल अभी यहाँ से जो लोग हैं वो अभी घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को भी अपनी पड़ताल में शामिल किया। परिवार वाले कह रहे हैं शादी के बाद से ही श्वेता के ससुराल के सभी लोग उन्हें परेशान करने लग गए थे। दहेज को लेकर उन्होंने श्वेता का वहां रहना मुश्किल कर दिया था। ननद तो उनके पीछे ही पड़ गई थी, परिवार वाले कह रहे हैं। वो घर में तो परेशान करती ही थी ननद, सोशल मीडिया के जरिए भी वो श्वेता को ताने मारती थी, कई तरह के आरोप लगाती थी। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक परीक्षा के रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। परीक्षा थी एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की परीक्षा एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग करवाता है और इस परीक्षा के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल का पद मिलता है। मुजफ्फरपुर के एक केंद्र पर इसकी ऑनलाइन परीक्षा चल रही थी, लेकिन 2 पालियों की परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई और परीक्षा रद्द हुई तो खबर मिलते ही अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लग गई। जितने भी अभ्यर्थी थे परीक्षा रद्द होने की वजह पता लगाने में जुट गए। तो जानकारी मिली परीक्षा केंद्र पर तकनीकी खराबी आई, उस वजह से परीक्षा रद्द की गई। कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों से भी आए थे। परीक्षा शुरू होने के थोड़ी देर पहले नोटिस मिलने पर वो भड़क गए। उनका कहना था वो कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इतनी गर्मी में परेशान होकर वहां पहुंचे और पता चला कि परीक्षा ही रद्द हो गई। तो परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों पर उन्होंने धांधली के आरोप लगा दिए। वो कह रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों को खास मदद पहुंचाई गई। इसमें धांधली चल रहा है और सब सेटिंग है, इसलिए आप फोन लेके आप 40 साल का एजेड अंकल लोग एग्जाम दे रहे हैं। बताइए, मोबाइल लेके जाके, और यहाँ तक कि एग्जाम हॉल में सारा बेंच भी खाली था। हम लोग का सेकंड शिफ्ट में जाने नहीं दिया है। गुस्साए अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच की मांग की कि दूसरी पालियों में जितनी भी परीक्षा हुई वो भी रद्द की जाए ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। सारा एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए कि नहीं भाई लोग? सारे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और फिर से एग्जाम का टाइम दे। 15 दिन का समय मिले, 20 दिन का समय मिले, 10 दिन का ही क्यों ना मिले, उससे कोई बहस नहीं है। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन अभ्यर्थियों को किसी तरह शांत कराया, भरोसा दिया कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही बताई जाएगी। हालांकि अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि एसएससी की सारी पालियों की परीक्षा रद्द करे और दोबारा परीक्षा करवाई जाए सबके लिए। दिल्ली के वेदांत नाम के उस छात्र ने 12वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन रिजल्ट आया तो फिजिक्स में उसे उतने नंबर नहीं मिले जितने नंबरों की उसे उम्मीद थी। उसे लगा उसे कम नंबर मिले। इस पर उस छात्र को यकीन नहीं हुआ क्योंकि फिजिक्स समेत उसके मुताबिक उसके सारे पेपर अच्छे गए थे। उससे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीबीएसई की वेबसाइट से अपनी आंसर शीट निकलवाई, यानी वो पेपर निकलवाए जिन पर उस छात्र ने परीक्षा दी थी, सवालों के जवाब जो लिख कर दिए थे। उसने अपनी आंसर शीट देखी तो उसका कहना है कि वो चौंक गया, क्योंकि वो कह रहा उस पर जो हैंडराइटिंग थी, जो लिखावट थी, वो उसकी थी ही नहीं, किसी और की लिखावट थी। तो उसने फौरन इस मामले की शिकायत सीबीएसई से कर दी और फिर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाल दी और वहां भी इस मुद्दे को उठा दिया। लेकिन वहां उठा दिया तो बवाल बढ़ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने छात्र के पहचान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसे देश विरोधी बता दिया, पाकिस्तानी कह दिया। वेदांत नाम के जिस छात्र ने आंसर शीट में गड़बड़ की शिकायत की, वो दिल्ली का रहने वाला है। उसके बड़े भाई सिद्धांत ने बताया कि वेदांत को फिजिक्स में कम नंबर मिले थे। उसके मुताबिक उसको कम नंबर मिले थे, जिसके बाद उसने सीबीएसई की वेबसाइट से अपनी आंसर शीट निकलवाई थी। जैसे हमने फिजिक्स की आंसर शीट को खोला, उसमें पहला पन्ना जिसमें उसने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अपनी सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, वो उसकी हैंडराइटिंग में था। बट जहां से आंसर स्टार्ट होते हैं वो हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग थी। यानी सिद्धांत के मुताबिक आंसर शीट का पहला पन्ना तो वही था जिस पर वेदांत की लिखावट थी, लेकिन बाकी के पन्ने जो जिसमें जवाब लिखे थे उन पर किसी और की लिखावट थी। तो वो कह रहे हैं इसका पता चला जब
रिजल्ट आने के बाद वेदांत ने सीबीएसई की वेबसाइट पर अपनी आंसर शीट खंगाली। सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन करने के लिए विंडो ओपन की थी और उसमें कहा था कि आप अगर आपको कोई डाउट है कि आपको नंबर कम मिले तो आप अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। देखिए अब ये आंसर शीट दिखा रहे हैं। तो वो जो आंसर शीट उन्होंने वेदांत ने देखी कि वो उसकी है ही नहीं। उसे शक हुआ कि उसकी आंसर शीट का जो आंसर वाला हिस्सा है वो किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट से बदल गया। इसलिए उसने सीबीएसई से जांच की मांग की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी। लेकिन उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने वेदांत और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी कि वेदांत का सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान में बनाया गया है, पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। कह दिया वो पाकिस्तानी है और ये सब भारत को बदनाम करने की साजिश है। अब ये सारी बातें कह दी सोशल मीडिया पर। सिद्धांत ने कहा कि उनके छोटे भाई वेदांत की सोशल मीडिया पर उनको खूब जो बुरा भला कहा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, ऐसी ऐसी बातें कही गई, तो वो बुरी तरह परेशान हो गए। उसने घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। वेदांत को ट्रोल करा जा रहा है, उसकी फोटो को डाउनलोड करके उसको वो करा जा रहा है कि इसकी नाक कैसी, आंख कैसी है, तो एआई लग रहा है, ये वो लग रहा है। बच्चा है वो छोटा। सिद्धांत के मुताबिक वेदांत ने जिस सोशल मीडिया अकाउंट से सीबीएसई को शिकायत दी उसे कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि उस अकाउंट की लोकेशन साउथ एशिया नजर आई, दक्षिण एशिया। मतलब उस अकाउंट को बनाने वाला और चलाने वाला दक्षिण एशिया के किसी देश में रहता है, ये उसमें दिखा। चूंकि इस अकाउंट को अभी बनाया गया है तो जैसा कि मैंने पढ़ा और पाया उससे मुझे पता चला कि ट्विटर ब्रॉडर रीजन दिखाता है। साउथ एशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, साउथ एशिया के अंदर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्री आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वेदांत को निशाना पर निशाना लगाने वाले लोगों ने दावा किया कि उसका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। लिखा था दक्षिण एशिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बैठा कोई व्यक्ति उसके नाम पर पोस्ट कर रहा है। सिद्धांत का कहना है, उनके भाई का कहना है कि शिकायत वाली पोस्ट के बाद लोगों ने वेदांत को इतना परेशान किया कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई। वेदांत एक सही मेंटल स्टेट में नहीं है, इसलिए मैंने उसको इन सब चीजों से दूर रखा है। बिकॉज जो मैं देख पा रहा हूँ 24 साल का होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मेरा माइनर भाई जो अभी सिर्फ 17 साल का है वो इस क्रूअल्टी को देखे। तो सीबीएसई ने वेदांत की शिकायत के बाद उसकी सही आंसर शीट फिर उसे सौंप दी। सिद्धांत का दावा है फिजिक्स की पुरानी आंसर शीट में उनके भाई को 65 नंबर मिले थे, नई आंसर शीट में उसके नंबर बढ़कर 74 हो गए। हालांकि सीबीएसई की आंसर शीट में गड़बड़ी के आरोप का यह इकलौता मामला नहीं है। दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में कुछ छात्र इसकी शिकायत कर चुके हैं। उधर पंजाब के पटियाला में निकाय चुनाव में मतदान के दौरान बवाल हो गया। भीड़ के बीच मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हो गई, पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। मतदान के दौरान पुलिस कह रही है कुछ लोग आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी से बात शुरू हुई थी, हिंसक झड़प में बदल गई। अफरा तफरी मच गई। हालात संभालने के लिए की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस किसी तरह खुद को पत्थरों से बचाती नजर आई, लेकिन भीड़ बिना रुके पुलिस पर पत्थर बरसाती रही। भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ जैसे हालात हो गए। पुलिस ने भीड़ पर फिर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। लाठियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। एक तरफ से पुलिस पर पत्थर चलते दिखे, दूसरी तरफ पुलिस लाठियां बरसाती दिखी। कई लोग बुरी तरह घायल भी हो गए। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया और उनका कहना है सत्ताधारी पार्टी के लोग मतदान के दौरान गुंडागर्दी कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वोटिंग शांति से पूरी हो जाए। कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के टेंट भी उखाड़ दिए, उनमें तोड़फोड़ की, यह आरोप लगाया। बीजेपी और कांग्रेस के टेंट में कुर्सियां और जो टेबल थी वो जमीन पर पड़ी दिखाई दी। पार्टियों के पोस्टर जमीन पर बिखरे दिखे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन आरोपों पर कोई बयान सामने नहीं आया। उधर यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस की फौज ने इस साल का सबसे भयंकर हमला कर दिया। कई शहरों को एक ही झटके में दहला दिया और राजधानी कीव को एक ही झटके में दहला दिया। 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 90 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। क्रूज मिसाइल ने दाग दी, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग दी। यानी पुतिन की सेना ने अपने सबसे विनाशकारी मिसाइल को एक साथ जंग में झोंक दिया।
ऐसी बारिश कर दी बारूद की कि पूरे यूक्रेन में दहशत मच गई। इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही कीव में मचाई गई। यूक्रेन की राजधानी यानी उसके दिल पर प्रहार किया गया। रूस की फौज ने कीव और उसके आसपास के इलाकों में रात के वक्त अचानक हमले तेज कर दिए। पहले बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए, फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया पहला बड़ा ड्रोन हमला रात में करीब 1 बजे के आसपास हुआ। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कीव में सैकड़ों की संख्या में ड्रोन पहुंच गए। जैसे ही कीव के आसमान की तरफ वो बढ़े, यूक्रेन की सेना अलर्ट हो गई। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को काम पर लगा दिया। जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में दुश्मन के ड्रोन देखे तो उन पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन की सेना का दावा, उसने जमीन पर फटने से पहले ही रूस के कई ड्रोन मार गिराए, आसमान में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन यह तो शुरुआत थी, क्योंकि ड्रोन हमले के बाद ही रूस की मिसाइलें भी दंदनाती हुई कीव पहुंच गई। मतलब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम जब ड्रोन हमलों को नाकाम करने में जुटे थे, उनसे उलझे हुए थे, उसी वक्त रूस ने मिसाइल हमला भी कर दिया। मतलब ये सोची समझी रणनीति थी। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन हमलों में उलझा लिया जाए और मिसाइलों के लिए रास्ता बना लिया जाए। रूस की घातक मिसाइलें फिर बिना किसी रोक टोक के यूक्रेन की जमीन पर पहुंच सकें। रूस की कई खतरनाक मिसाइलें कीव में गगनचुंबी इमारतों के बीच जाकर फट गई। इतने तगड़े धमाके हुए कि उनकी आवाज से लोगों का कलेजा कांप गया। जहां भी मिसाइलें गिरी, इलाका थर्रा उठा, जैसे भूकंप आ गया। विस्फोट के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। एक मिसाइल के फटने के बाद तो ऐसी तेज रोशनी निकली कि आंखें चौंधी आ जाए। कुछ देर के लिए तो रात का अंधेरा ही छट गया, दिन जैसा उजाला हो गया। तो रिपोर्ट है कि कीव पर हमले के लिए रूस की सेना ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की। उसने दावा किया हमले बदले की कार्रवाई के तहत किए गए। रूस का आरोप है यूक्रेन की सेना ने कुछ दिन पहले रूस के कब्जे वाले लुहांस्क शहर में कॉलेज छात्रों के एक हॉस्टल पर हमला कर दिया था। 21 छात्रों की जान चली गई थी। बड़ी संख्या में छात्र घायल हो गए थे। हालांकि यूक्रेन ने हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया था, रूस के आरोपों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन रूस यह मानने को तैयार नहीं है। उसने लुहांस्क में हॉस्टल पर हुए हमले के लिए सीधे सीधे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को जिम्मेदार बताया। हॉस्टल की तबाही के लिए जिम्मेदार बताया, 21 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया और हवाई हमले में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हॉस्टल की इमारत के लिए भी ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बताया। लुहांस्क में कॉलेज छात्रों के हॉस्टल पर 22 मई की रात को हमला हुआ था। 80 से ज्यादा छात्र वहां मौजूद थे। एयर स्ट्राइक के बाद मलबे से 21 छात्रों के शव निकाले गए थे। इस हमले के बाद से ही रूस भड़का हुआ था। बदले की आग में वो जल रहा था, क्योंकि लुहांस्क उसके कब्जे वाला इलाका है। 2022 में फरवरी में जब यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले ही रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों पर अपना दावा ठोक दिया था। हमला बोलने से पहले लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया, ये चारों इलाके रूस की पश्चिमी सीमा से लगते हैं और पुतिन का इरादा इन्हें रूस के नक्शे में जोड़ने का है। जंग के दौरान रूस की फौज वहां कई इलाकों पर कब्जा भी जमा चुकी है। इनमें लुहांस्क का वो इलाका भी शामिल रहा जहां छात्रों के हॉस्टल पर हमला हुआ था। यही वजह रही कि रूस की सेना ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। ऐसा पलटवार किया कि यूक्रेन पर इस साल का सबसे घातक हमला कर डाला। कीव समेत कई इलाकों में भीषण बमबारी कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन पर जो हमला किया गया उसमें अलग अलग तरह के ड्रोन दागे गए, अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी गईं। विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक भी शामिल रही। रूस की ओरेश्निक मिसाइल को रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। यह परमाणु हमले की भी ताकत रखती है। हालांकि कीव में जो ओरेश्निक मिसाइल फोड़ी गई उसमें परमाणु बम नहीं था, यानी मिसाइल तो परमाणु हमला करने की ताकत वाली है, लेकिन उसके अंदर परमाणु बारूद नहीं था, न्यूक्लियर वेपन नहीं था। रूस का दावा है उसकी ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु बम के बिना भी बेहद घातक है।
एक बार इसका दुश्मन के बड़े से बड़े सैन्य ठिकाने को मिट्टी में मिला सकता है और रूस ने इसी खतरनाक मिसाइल को कीव में गिराया। रिपोर्ट है कि पुतिन की सेना ने ओरेश्निक मिसाइल का यह हमला कीव के बाहरी इलाके में किया, बिला चेरक्वा नाम के शहर में। यह शहर कीव से करीब 90 किलोमीटर दूर उसके दक्षिण में मौजूद है और ओरेश्निक मिसाइल के हमले में वहां भारी नुकसान होने की खबर आई। कई इमारतों के परखचे उड़ गए, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। रूस का दावा है ओरेश्निक के आगे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने घुटने टेक दिए। उन्हें इस मिसाइल हमले की भनक तक नहीं लग पाई थी। पुतिन खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी ओरेश्निक मिसाइलों को पकड़ पाना दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी 10 गुना ज्यादा बताई गई। यानी यह 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दुश्मन के ठिकाने पर फटती है। ओरेश्निक मिसाइल की रेंज करीब 5500 किलोमीटर है। मतलब रूस की यह घातक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर सकती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर ओरेश्निक दागी हो। युद्ध में पहले भी 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी साल 9 जनवरी को भी रूस की सेना ने यूक्रेन के लवीव शहर पर यह बैलिस्टिक मिसाइल गिराई थी। यूक्रेन का लवीव शहर उसके पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। पोलैंड की सीमा वहां से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस का मानना है यूक्रेन के सहयोगी लवीव के रास्ते ही उसे हथियार पहुंचाते हैं, मिसाइलें पहुंचाते हैं, गोला बारूद पहुंचाते हैं। इसीलिए रूस ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए लवीव पर अपनी ओरेश्निक मिसाइल दाग दी थी। और पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल नवंबर 2024 में किया था रूस ने। यूक्रेन के नीप्रो शहर में ओरेश्निक मिसाइल फोड़ी थी। उस हमले ने नीप्रो को हिलाकर रख दिया था। जिस जगह पर मिसाइल फटी थी उसके आसपास का इलाका पूरी तरह जलकर राख हो गया था। बेहिसाब तबाही हुई थी, पेड़ पौधे तक झुलस गए थे। क्योंकि दावा है जब ओरेश्निक मिसाइल फटती है तो उसका बारूद ज्वालामुखी के लावे की तरफ फैल जाता है। 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, यानी इतनी गर्मी कि उसकी जद में आने वाली हर चीज पिघल जाए। इसलिए पुतिन की इस मिसाइल को 4000 डिग्री वाली भट्टी भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 36 टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। मतलब लॉन्च किए जाने के बाद आसमान में ही इसके टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े जब जमीन पर गिरते हैं तो किसी बम की तरह धमाका करते हैं। यानी एक मिसाइल 36 बम के बराबर हो जाती है और जिस इलाके पर गिरती है वहां दूर तक तबाही मचाकर रख देती है। यह ऐसा ही हमला कीव में किया है। रूस की सेना ने वहां ओरेश्निक मिसाइल के साथ साथ दूसरी मिसाइलें भी दागी। पूरी रात कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। डर के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया। कुछ लोग तो बंकरों में छिप गए। बड़ी संख्या में लोगों ने मेट्रो स्टेशनों में पनाह ली। जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशनों में लोग पूरी रात बैठे रहे। एक एक पल बिताना भारी पड़ रहा था उनके लिए। उन्हें डर सता रहा था बाहर गए तो जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि बाहर लगातार धमाके हो रहे थे। कई मिसाइलें गिर रही थी, आत्मघाती ड्रोन गिर रहे थे। सुबह हुई तो हमले थम गए, बमबारी रुक गई, लेकिन रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर कीव में इतना बारूद बरसा दिया था कि यूक्रेन की राजधानी की सूरत ही बिगड़ गई। हर तरफ तबाही नजर आई। कहीं आग की लपटें उठती दिखीं, कहीं धुआं उठता दिखा, कहीं इमारतें तहस नहस हो गईं, बाजार उजड़ गए, सड़कों पर मलबा बिखरा दिखाई दिया, दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं, लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। एक शॉपिंग मॉल पर हुए हमले के बाद भयंकर आग लग गई कीव में। खौफनाक लपटें चारों तरफ फैल गईं। 6 मंजिला शॉपिंग मॉल पूरी तरह आग की गिरफ्त में आ गया। हमले के वक्त उसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे। आग लगी तो वो भी अंदर ही फंस गए। राहत बचाव टीम ने मॉल के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दमकल कर्मी भी अपनी जान पर खेल गए। जान जोखिम में डालकर लगातार पानी की बौछार करते रहे ताकि किसी भी तरह आग पर काबू पाया जा सके। आग थोड़ी कम हुई तो राहत बचाव टीम ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। कई घंटों की मेहनत के बाद शॉपिंग मॉल में लगी आग भी बुझा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉल और उसमें रखी चीजें जलकर राख हो चुकी थीं।
ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने आबादी वाले इलाकों पर हमले किए। 4 लोगों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि दुश्मन की फौज ने कुछ ही घंटों के अंदर कीव पर 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 90 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि उनकी सेना ने रूस के ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए, लेकिन रूस की कुछ मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल हुई। इनमें ओरिश्निक मिसाइल भी शामिल रही। ज़ेलेंस्की का आरोप है रूस की वो मिसाइलें रिहायशी इलाकों में तो गिरी ही, यूक्रेन के पानी के प्लांटों पर भी हमला किया गया ताकि यूक्रेन में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सके। इस पर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रूस की सेना और वहां की सरकार पागल हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों के सूत्र दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पाकिस्तान भारी दुविधा में पड़ चुका है, दबाव में आ चुका है। अब्राहम समझौते के मुद्दे पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। समझौते के लिए हामी भरे तो देश में विरोध का खतरा है, इनकार करे तो ट्रंप के नाराज होने का डर है। यानी पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले अब्राहम समझौते का जिक्र करके एक तरह का साइलेंट बम फोड़ दिया, जिसके फटने की आवाज तो नहीं आई, लेकिन कई देश हिल गए हैं और इनमें पाकिस्तान भी है। अब्राहम समझौते की नींव करीब 6 साल पहले, जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे, तब रखी गई थी। इजराइल और अरब देशों को करीब लाने के लिए, इस्लामी देशों और इजराइल के बीच दोस्ती बढ़ाना, दुश्मनी को खत्म करवाना। और ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि अब्राहम समझौते में पाकिस्तान भी शामिल हो जाए, सऊदी अरब भी शामिल हो जाए, कतर भी शामिल हो जाए, तुर्की भी शामिल हो जाए। ये देश इजराइल को मान्यता दे दे, उसके साथ राजनयिक रिश्ते जोड़ लें। लेकिन यह कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकारें दशकों से इजराइल के खिलाफ रही हैं, उसका विरोध करती आई हैं। गाजा में युद्ध को लेकर भी पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इजराइल से नफरत करता है। इस तरह की वहां पर पूरी विचारधारा बन चुकी है, वो इजराइल को दुश्मन मानते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए ट्रंप की अपील बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अब्राहम समझौते को मान लिया तो वहां सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी संगठनों और मौलानाओं ने खुली धमकी दे दी है कि अगर शहबाज शरीफ सरकार ने इजराइल को मान्यता दे दी तो देश में बवाल हो जाएगा और हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे कि फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अब्राहम समझौते पर इनकार करना पाकिस्तान के लिए आसान काम नहीं माना जा रहा, क्योंकि उसे सीधे सीधे ट्रंप की नाराजगी उठानी पड़ सकती है, अमेरिका की नाराजगी उठानी पड़ सकती है। ईरान जंग में मध्यस्थता करवा रहा पाकिस्तान, अमेरिका के साथ जो नजदीकियां बढ़ाई हैं उन सब पर पानी फिर सकता है। आर्थिक संकट से घिरा हुआ है पाकिस्तान और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो अमेरिका को नाराज करना उसे भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान को आईएमएफ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो कर्ज मिलता है, अमेरिका के दबाव में उस पर रोक लग सकती है। इसलिए अब्राहम समझौते के मुद्दे पर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उससे न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, वो बीच में फंस चुका है। तो खुफिया एजेंसियों के सूत्र कह रहे हैं कि इसीलिए पाकिस्तान ने इसका ठीकरा सऊदी अरब के सिर पर फोड़ने की तैयारी कर ली है, कि पाकिस्तान सऊदी अरब को मनाने की कोशिश करेगा कि पहले वो अब्राहम समझौते में शामिल हो जाए, ताकि बाद में पाकिस्तान के लिए भी इसका हिस्सा बनना आसान हो जाए। क्योंकि अगर सऊदी अरब हो गया तो फिर पाकिस्तान अपने घरेलू जो संगठन है उनको कह सकेगा कि सऊदी अरब ही हो गया है। सऊदी अरब की तरह ही पाकिस्तान में भी ज़्यादातर आबादी सुन्नी समुदाय की है, सऊदी अरब में भी सुन्नी है। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के सबसे बड़े स्थल मक्का और मदीना भी हैं। तो सूत्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मानना यह है कि अगर सऊदी अरब ने पहले इजराइल को मान्यता दे दी तो पाकिस्तान की सरकार के लिए अपने लोगों पर काबू पाना थोड़ा आसान हो सकता है, विरोध की संभावना कम हो सकती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस मामले में सऊदी अरब की यात्रा पर भी जा सकते हैं। उधर ब्रिटेन के एक सांसद ने भारत और पाकिस्तान से आने वाले लोगों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने दूसरे देशों से आकर ब्रिटेन में नौकरी करने वाले लोगों को लेकर सवाल उठाए।
ब्रिटेन में कारोबार करने आए लोगों को लेकर सवाल उठाया, भारत और पाकिस्तान का नाम लिया, सोशल मीडिया पर लिखा कि इन देशों के लोग रोजगार छीन रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, भले ही लोग उन्हें नस्लवादी कहें, लेकिन वो इन लोगों की आलोचना करना नहीं छोड़ेंगे जो दूसरे देशों से आकर ब्रिटेन में बसते जा रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान के लिए बोला उन्होंने। इन सांसद का नाम है रूपर्ट लो, ब्रिटेन के एक निर्दलीय सांसद हैं। उन्होंने भारत से जाकर ब्रिटेन में नौकरी करने वाले, काम करने वाले लोगों के खिलाफ ये टिप्पणी की, पाकिस्तान से जाकर वहां काम करने वाले लोगों के खिलाफ टिप्पणी की। इसे लेकर सोशल मीडिया पर रूपर्ट लो की खूब आलोचना भी शुरू हो गई, उन पर नस्लवाद फैलाने का आरोप लगा, लेकिन उनका रुख नहीं बदला। रूपर्ट लो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटेन में बाहर से आए लोग वहां के मूल निवासी या जो गोरे लोग हैं उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके देश की सांस्कृतिक पहचान बदल रहे हैं। उनके मुताबिक ब्रिटेन को लाखों भारतीयों को अपने यहां नौकरी के लिए नहीं बुलाना चाहिए, लाखों पाकिस्तानियों को अपने यहां काम करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए बुलाया जा रहा है वो काम तो ब्रिटेन के लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को बुलाने से एक तरफ तो वहां के गोरे लोगों की नौकरियां छिन रही हैं, दूसरी तरफ ब्रिटेन की संस्कृति उनकी वजह से बदल रही है। रूपर्ट लो ने उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के कुछ इलाकों का जिक्र किया, लिखा कि वहां जाकर ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे देश में पहुंच गए, वो ब्रिटिश लोगों का इलाका ही नहीं लगता ही नहीं कि वो ब्रिटेन में है। उन्होंने बुर्के को लेकर आपत्ति जताई, शरिया अदालतों को लेकर आपत्ति जताई, सार्वजनिक जगहों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को लेकर आपत्ति जताई। लिखा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ये सब चीजें वो बंद करवा देंगे, इन सब पर पाबंदी लगा देंगे। रूपर्ट लो पहले रिफॉर्म यूके नाम की पार्टी से जुड़े हुए थे। इस पार्टी का भी मुख्य मुद्दा वही है जो वो उठा रहे हैं कि बाहर से आए लोग ब्रिटेन की संस्कृति बदल रहे हैं। बाद में रिफॉर्म यूके से वो अलग हो गए, फिर रिस्टोर ब्रिटेन के नाम से उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की। सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो गोरों में फैलाया जा रहा है कि भारतीय उनके देशों में जाकर उनकी नौकरियां खा रहे हैं, इस पॉलिटिक्स का जवाब देने की भी जरूरत है। भारतीयों के मामले में तो देने की जरूरत है, इसलिए भी जरूरत है क्योंकि लोगों को यह लॉजिक ठीक लग रहा है कि भाई बाहर के देशों से अगर कोई उनके देश में आकर काम करेगा तो लोकल लोग तो बिफरेंगे ही। ब्रिटेन में तो एक पार्टी ही खड़ी हो गई है रिफॉर्म यूके नाम की, जिसने इस बार के वहां के लोकल काउंसिल चुनावों में वहां की पुरानी पार्टियों को ही पीछे छोड़ दिया। और उसकी पॉलिटिक्स ही यही है कि ब्रिटेन अब ब्रिटेन वालों का ही नहीं रहा, बाहर से आकर लोग वहां बस रहे हैं। लेकिन इसमें फर्क करना जरूरी है कि भाई एक तो वो हैं जो गैर कानूनी तरीके से इराक से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अफ्रीका के सूडान से आ रहे हैं और भी कई अफ्रीकी देशों से आ रहे हैं, फिर वो पाकिस्तानी भी हैं और बांग्लादेशी में। वो तो हो गया वहां का घुसपैठिया फैक्टर कि वो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं वो लोग और ब्रिटेन के लोगों पर बोझ बन रहे हैं। लेकिन ऐसे नेता लोग अब वहां भारतीयों को भी लपेटे में लेने लग गए। वहां के एक निर्दलीय सांसद हैं रूपर्ट लो, वो भी रिफॉर्म यूके पार्टी में हुआ करते थे। अब उन्होंने अपनी एक अलग मुहिम शुरू की है रिस्टोर ब्रिटेन के नाम से। वो भी यही पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। उन्होंने कह दिया ये लाखों भारतीय और पाकिस्तानी ब्रिटेन में आकर ब्रिटेन के बेरोजगारों का रोजगार छीन रहे हैं। कह रहे हैं मुझे जिसको रेसिस्ट कहना है कह ले, जिसको नस्लवादी कहना है कह ले, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बंद होना चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि अगर वो अपने देश की बात कर रहे हैं तो गलत क्या है भाई, वहां के सांसद हैं तो अपने लोगों के बारे में ही बोलेंगे, इसमें गलत क्या है। तो ऐसे लोगों को बताने की जरूरत है कि इसमें गलत क्या है। कौन से रोजगार छीन रहे हैं भारतीय? गोरों के रोजगार छीन रहे हैं भारत के लोग। कौन से रोजगार? उनकी कंपनियों के रोजगार। कहां से बनी वो कंपनियां? कहां से बना है वो अमीर देश? हमें गरीब देश के लोग बता रहे हो जो तुम्हारी नौकरियां ले रहे हैं, तुम्हारा काम धंधा ले रहे हैं। कहां से खड़ा किया गोरों ने ये काम धंधा जिस पर ऐंठ रहे हैं कि उनकी मिल्कियत भारत के लोग ले जा रहे हैं? औद्योगिक क्रांति से बनाया आपने। औद्योगिक क्रांति का पैसा कहां से आया था? तो इन लोगों की याददाश्त ताजा करने की जरूरत है। ये जो ऐंठ रहे हैं कि भारत के लोग हमारे महान ब्रिटेन में कैसे घुसे चले आ रहे हैं, इनको याद दिलाने की जरूरत है कि वो आए थे यहां पर, वो आए थे यहां पर, वो आए थे यहां भीख मांगते हुए। व्यापार कर लो उनके साथ,
400 साल पहले अंग्रेज जब भारत आए थे तो पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा जानते हैं कितना था? 25% था। 25%। दुनिया की 1/4 जीडीपी भारत से आती थी। सबसे अमीर देश दुनिया का भारत था। और ब्रिटेन का हिस्सा कितना था? 2%। सिर्फ 2% हिस्सा रखने वाला मामूली सा देश ब्रिटेन था। वो आए जहांगीर के दरबार में और मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे साथ व्यापार कर लो। ब्रिटेन के राजघराने का दूत जो आया था 1615 में, सर टॉमस रो, वो वहां से तोहफे लेकर आया, घड़ियां, शराब, पिस्तौल वगैरह मुगल बादशाह को देने के लिए। तो दरबार में लोग हंस रहे थे कि कौन से गरीब देश से आया ये कोई दूत। उसने खुद लिखा कि व्यापार का समझौता करने चला तो गया भारत, लेकिन भारत को देने के लिए हमारे पास है क्या? ऐसी कौन सी चीज है ब्रिटेन के पास जो भारत में नहीं, जो हम उसको दे सकें? क्या व्यापार करेंगे भारत के साथ? खुद लिखा उसने कि उसको भारत देखकर ही शर्म आ रही थी कि हम क्या देंगे इनको। कपड़ा भारत का दुनिया में नंबर 1 पर था। ढाका का मलमल दुनिया में मशहूर था। दुनिया में 25% कपड़ा भारत का बिकता था। समुद्री जहाज भारत जैसे दुनिया में कहीं नहीं बनते थे। बंगाल में बने जहाज दुनिया के सबसे मजबूत जहाज माने जाते थे। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे शहर ऐसे थे कि दुनिया में ऐसे मॉडर्न शहर नहीं थे। और लंदन क्या था? आपका लंदन क्या था? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से नालियों का सिस्टम था। वो तो चलो 5000 साल पहले की बात हो गई। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तब तक भी उनके यहां शौच के लिए जगह नहीं होती थी। सीवर नहीं होते थे लंदन में। लोग घर में गड्ढा करके उसके अंदर शौच करते थे। जब वो गड्ढा भर जाता था तो मिट्टी डालकर दूसरा गड्ढा करते थे। लंदन में नालियां सीधा वहां की टेम्स नदी में गिरती थीं। जानवरों की लाशें नदी में डाल देते थे। गरीब लोग वहां के सड़कों पर खुले में शौच करते थे। 1858 में यह हालत हो गई थी कि लंदन की संसद बंद करनी पड़ गई थी। ब्रिटेन की संसद बंद करनी पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि टेम्स नदी शौच से भर गई थी। पूरे लंदन में सांस लेना मुश्किल हो गया था, इतनी बदबू थी इन गोरे अंग्रेजों के प्यारे लंदन में। 1858 की घटना को तो इनके इतिहास में द ग्रेट स्टिंक के नाम से जाना जाता है। उनके बच्चे गंदगी में बीमारियों से मर जाते थे। नदी में शौच भरा हुआ था, पीने के पानी नहीं था। उस टाइम भारत में सड़कें रोज धुलती थीं, नहरों का जाल था, कसाई खाने शहर से बाहर होते थे, गुसल खाने होते थे भारत में, ड्रेनेज सिस्टम होता था, नदियों पर घाट थे, घाट नियमित रूप से साफ रखे जाते थे। शहरों में बाजार ऐसे थे कि दुनिया में कहीं नहीं होते थे ऐसे बाजार। चांदनी चौक उस वक्त की दुनिया का टाइम स्क्वायर था। इंस्टाग्राम होता ना तो सारी दुनिया आती वहां रील बनाने। बागों में फव्वारे होते थे। ये आए थे उस समय भारत के साथ व्यापार करने और युद्ध करके 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कब्जा कर लिया और भारत पर टैक्स लगाकर भारत को लूटा। भारत के टैक्स का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजा। भारत का पैसा ब्रिटेन में खर्च होता था, भारत में नहीं। भारत से सस्ते में कच्चा माल ले जाते थे, कपास ले जाते थे, नील ले जाते थे, चावल ले जाते थे और भारत के पैसे से ब्रिटेन में कारखाने खड़े किए। उसको कह दिया औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। भारत पर टैक्स लगाकर, भारत का माल लेकर, अपने कारखाने बनाकर उनका माल भारत में ही बेचने आते थे। जब आए थे तो भारत को देने लायक कुछ नहीं था उनके पास और फिर हमारे ही पैसे से फैक्ट्रियां खड़ी करके हमें ही माल बेचने लगे। हमारे मजदूरों को, हमारे बुनकरों को बेरोजगार कर दिया। आज हमें कह रहे हैं कि हम उनके रोजगार ले रहे हैं। हम तुम्हारे देश में कब्जा करके जबरदस्ती ले रहे हैं क्या काम? अपनी काबिलियत पर ले रहे हैं ना। तुमने तो जबरदस्ती बेरोजगार किया था हमें। 1750 में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश था भारत। दुनिया में भारत के उद्योग का हिस्सा 25% था और 1900 आते आते भारत के उद्योग का हिस्सा कितना रह गया? 2%। यानी 25% से हमें 2% पर ला दिया और आज हमें कह रहे हो कि हम गोरों का रोजगार ले रहे हैं। कहते हैं सड़कें बनाई उन्होंने, रेलवे बनाई। हां बनाई, किसके पैसे से बनाई? लंदन से लाए थे पैसा दहेज में यहां रेलवे बनाने के लिए। हमारे ही टैक्स के पैसे से कुछ टुकड़े यहां फेंक कर रेल बना दी, सड़कें बना दी, तो वो तो हम भी बना लेते। जब भारत तुमसे एडवांस्ड होता था, जब तुम आए थे
तो आगे भी तो बढ़ता रहता ना। तुम तो लूट के पैसों के बल पर आगे बढ़े, हम तो अपनी ताकत रखते थे ना आगे बढ़ने की। मशहूर अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने पूरी गहन रिसर्च की है। उनके अनुसार 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन भारत से पता है कितने पैसे निकाल कर गया। आज के भाव लगाएं तो ब्रिटेन अपने राज के दौरान 45 लाख करोड़ डॉलर भारत से लेकर गया। 45 लाख करोड़ डॉलर। ये जो औद्योगिक क्रांति वहां उसने की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसने की, वो भारत से लूटे हुए पैसों से की। 45 लाख करोड़ डॉलर का मतलब समझ रहे हैं? यानी ब्रिटेन की आज की जीडीपी जितनी है उसका 17 गुना। आज यानी विकसित ब्रिटेन जो है आज का, उसकी जितनी जीडीपी है उसका 17 गुना। 45 लाख करोड़ डॉलर ब्रिटेन ने भारत से निकाला अपने राज में। और कह रहे हो कि भारतीय तुम्हारे रोजगार ले रहे हैं? लाओ 45 लाख करोड़ डॉलर वापस, ले लो अपने रोजगार। कह रहे हैं ब्रिटेन किसी की बपौती नहीं है, तो भारत क्या तुम्हारी बपौती थी क्या? जब आए थे तो भारत के सामने कुछ भी नहीं थे। भारत को देने लायक तोहफे नहीं थे तुम्हारे राजदूत के पास। शर्म आ रही थी उसको यहां। जब गए 1947 में तो ब्रिटेन दुनिया की सबसे ताकतवर औद्योगिक शक्ति बन चुका था। दुनिया की जीडीपी में उसका हिस्सा बड़ा हो चुका था। शहर विकसित कर लिया हमारे पैसों से, कारखाने बना लिए हमारे पैसों से, रेल बना ली हमारे पैसों से, बैंक बना लिए हमारे पैसों से। भारत की दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी 25% से घटाकर 4% के आसपास कर दी। उद्योग नष्ट कर दिए, किसान गरीब कर दिए, अकाल पड़ गए। यहां पर खुद सुपर पावर बन गए। कैसे बन गए? सेना कहां से आई? ब्रिटिश सेना कौन सी थी? भारतीय सैनिक थे। भारतीय सैनिकों के दम पर तुमने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध लड़े। भारतीय सैनिकों के दम पर तुमने पहली वर्ल्ड वॉर लड़ी। भारतीय सैनिकों के दम पर तुमने दूसरी वर्ल्ड वॉर लगी। भारत से टैक्स लेकर तुमने सेना खड़ी की, हथियार खरीदे, नौसेनाएं बनाई, अपना साम्राज्य फैलाया। हां, कहने वाले तो यही कहेंगे ना कि अंग्रेज आए थे तो मुकाबला करते ना उनका भारतीय। यही कहते ना कि दम था तो रोक लेते अंग्रेजों को। अच्छा, तो फिर अब तुम क्यों रो रहे हो? अब क्यों रो रहे हो? दम है तो अपनी काबिलियत दिखाओ ना भारतीयों के सामने। तुम्हारे बच्चे अगर उतने नहीं पढ़े जितने हमारे बच्चे हैं तो हम क्या करें? तुम्हारे लोगों को रोजगार अगर इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि भारतीय ज्यादा काबिल हैं, तो करो मुकाबला काबिलियत पर। लेकिन ऐंठन दिखाने वाले तुम कौन हो? लूट के पैसों से अपना घर बनाने वाले कह रहे हैं कि जिनके घर से लूट कर आए वो यहां ना आए। लूट का माल वापस करो। फिर 45 लाख करोड़ डॉलर बकाया बनता है। पूरा ब्रिटेन भी बेच डालोगे ना तब भी ना दे पाओगे। तो भारतीय तो सभ्य तरीके से काम कर रहे हैं, कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, तुम्हारी तरह लूट नहीं रहे वहां पर। तो तुम जो एक और चीज देकर गए हो ना, अंग्रेजी, उसी अंग्रेजी में 2 शब्द सुन लो, शट अप। 100 बात की एक बात।